Hello and welcome. This is part 2 of the chapter on criminal law. तो लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेस ऑफ क्रिमिनल लॉ. कौन से सोर्सेस है जो कि हमें क्रिमिनल लॉ के बारे में बताते हैं. पहले तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 जो कि हम लास्ट वीडियो की एंड में डिस्कस कर चुके हैं. देन वी हैव सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट जिससे ये चैप्टर खत्म होते हैं. एंड स्पेशल लॉज लाइक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, फूड एडल्टरेशन एक्ट, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट, कमीशन ऑफ सती एक्ट. ये सारे स्पेशल लॉज हैं. नेक्स्ट वी कम टू सीआरपीसी 1973. ये जो है दैट्स अ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर एस्टैब्लिशिंग द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ द प्रोसीडिंग, manner of investigation by the police and the prosecution of the offender in the court. अब based on the gravity and nature of the offense, CRPC जो है क्रिमिनल ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. देखिए बेलेबल कुछ ऐसे माइनर ऑफेंसेस है जहाँ पे अक्यूज्ड को पूरा हक है कि वो बेल ऑब्टेन करे. बेल मतलब छुटकारा एक पर्टिकुलर प्रोसीडिंग से. ठीक है. नॉन बेलेबल मतलब जो कि बेलेबल नहीं है. These are serious offenses that means that the accused doesn't have the right to obtain bail. Bail में दिया जा सकते हैं but only if the court decides. Next we come to cognizable, non-cognizable offenses. Cognizable मतलब कुछ ऐसे so serious offenses है जहाँ पे वारंट की ज़रूरत भी नहीं है. वारंट के अलावा ही वारंट बिना दिखाए पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकते हैं और उनको इंटरोगेट कर सकते हैं, उस केस में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. सो वारंट ज़रूरी तक नहीं है. जैसे कि मर्डर हो गया, कुछ ऐसे बहुत ही सीरियस ड्रग ट्रेड हो गया, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है. एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यहाँ पे पुलिस मतलब पुलिस को वेट करना है. मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे कि ही विल अरेस्ट दिस पर्सन, तभी वो जाएंगे. और वारंट के अलावा वो अरेस्ट नहीं कर सकते इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. नेक्स्ट वी कम टू कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक एग्जांपल दे सकते हैं हम. जैसे कि जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तब कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे ट्रेन में ऑलवेज जो कि टिकट जिसके पास टिकट नहीं है, वो टिकट के अलावा ही आ गए हैं. तो क्या करते हैं वो, उन्हें ट्रेन से निकाल तो नहीं देते हैं, उन्हें एक फ़ाइन देना पड़ता है. नाउ द स्टेट विच कंडक्ट्स द ट्रायल and the accused can come into an arrangement where the accused will pay a fine for violating the law. जैसे कि हम कह रहे थे कि रेलवे टिकट का फ़ाइन होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है. अब सारे ऑफेंसेस डेफिनेटली कंपाउंडेबल नहीं है. ऑब्वियसली इफ आई हैव मर्डर्ड समवन तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं फ़ाइन दे दूँगी इसके लिए. देयर आर सम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस विच आर सो सीरियस दैट वी कैन नॉट पे फाइन फॉर वायलेटिंग लॉ. ये रहा हमारे 3 कैटेगरीज ऑफ क्राइम लेड डाउन बाय सीआरपीसी. नेक्स्ट हम आते हैं स्टेजेस इन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस. प्रोसिक्यूशन मतलब क्या? प्रोसिक्यूशन मीन्स द फॉर्मल ट्रायल. जब ट्रायल होते हैं एक क्राइम का. अब ट्रायल यहाँ पे भी है. पहला स्टेप किसी भी एक प्रोसीडिंग का इन केस ऑफ अ क्रिमिनल सिस्टम वो है इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन है द प्रिलिमिनरी स्टेज, द फर्स्ट स्टेज कंडक्टेड बाय द पुलिस. अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते हैं आफ्टर फाइलिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और द FIR. इट इन्वॉल्व्स एसरटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब इस्टेब्लिश करना इन्वेस्टिगेशन में होता है पुलिस को. यहाँ पे 6 स्टेप्स है. पहले तो प्रोसीडिंग टू द स्पॉट ऑफ द क्राइम जहाँ पे वो इंटायर इवेंट हुआ है. उसके बाद इस्टेब्लिशिंग और एसरटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, अरेस्टिंग द ऑफेंडर, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एज टू क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या कोई ऑफेंडर है जिसे हम अरेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे या फिर हम कुछ नहीं कर सकते. ये ओपिनियन फॉर्म करना 5th स्टेप है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिपोर्टिंग टू द मैजिस्ट्रेट. जो भी फाइंडिंग्स है पुलिस का वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे रिपोर्ट करने. दैट्स द फाइनल स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. उसके बाद है प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन मतलब the judicial adjudication of a person's guilt or innocence. This is the formal definition of prosecution. काफ़ी बार ये जो 2 definitions है, यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे जो 1 पॉइंट और ये 3 केसेस, ये आपको लिखना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेमोराइज कर लीजिए. Prosecution can be formally defined as the judicial adjudication of a person's guilt or innocence. मतलब judicial determination, ये डिसाइड करना होता है जुडिशरी को, जज को, क्या एक इंडिविजुअल गिल्टी है या फिर वो इनोसेंट है.
तीन टाइप की ट्रायल केसेस है, वारंट केसेस, समन्स एंड समरी ट्रायल। वारंट केसेस में क्या है, दीज आर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 years। अब वारंट केसेस भी दो तरीके से इंस्टीट्यूट किया जा सकते हैं, इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस के द्वारा कंप्लेन करना, या फिर इंस्टीट्यूटेड अपॉन प्राइवेट कंप्लेंट्स, प्राइवेटली भी हम कंप्लेन कर सकते हैं सच सीरियस ऑफेंसेस के बारे में, डायरेक्टली जो हम मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, ठीक है, वाया पोस्ट और समथिंग। देन summons means such cases which have imprisonment less than 2 years and summary trial imprisonment less than 3 months। ये तीनों केसेस है अंडर क्रिमिनल ट्रायल। अब क्रिमिनल ट्रायल की ये 3 टाइप्स है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ये जो 3 टाइप्स की केसेस है ये है 3 टाइप्स, ठीक है। एंड जो हमारे क्रिमिनल ट्रायल की 6 स्टेजेस भी है, वो क्या क्या है, framing charge and notice, recording of prosecution evidence, statement of accused, defense evidence, final argument and judgment। ये हमारे 6 स्टेजेस है और ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ केसेस है। इसमें आप गलती बिल्कुल मत करना, इसकी डिस्टिंक्शन भी हमने आपको बता दिया है। आई डोंट थिंक यू विल हैव अ प्रॉब्लम फ्रॉम नाउ ऑन। पहले जो स्टेज है क्रिमिनल ट्रायल की, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, जज जो एविडेंसेस है, जो सब्सटेंस है टू द अक्यूजेशन, वो सब देखते हैं कि अगर कोई प्राइमा फेसी मतलब कोई सब्सटेंशियल केस बनता है या नहीं, ये देखते हैं। एंड ऑल्सो इशूज़ अ नोटिस, अगर कोई चार्ज बनता है तो। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। यहाँ पे द प्रोसिक्यूशन मतलब कौन, जो कि कंप्लेनेंट है, उसकी जो लॉयर है उसे कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और प्रोसिक्यूशन मतलब जो विक्टिम का पार्टी है वो। Now the prosecution will record its evidence. The prosecution is asked to examine its witnesses before the court. इसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। वो पूछेंगे, पूछताछ करेंगे फ्रॉम द डिफेंडेंट, द अक्यूज्ड और समवन एल्स ऑन द रॉन्ग डूअर्स साइड कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, दैट्स एग्जामिनेशन इन चीफ। और ये सब ओथ लेके होता है, दैट्स एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद अक्यूज स्टेटमेंट देगा, जो भी अक्यूज्ड है, इट्स मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू एग्जामाइन द अक्यूज्ड। उसे कहेगा कि क्या आपने ये ऑफेंस किया, एंड दिस क्वेश्चन इज विदाउट ओथ। ये क्यों किया जाता है, वाई इज इट विदाउट ओथ, टू गिव द अक्यूज्ड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन एनी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंस। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग मतलब क्या है, जब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हमें किसी ने मजबूर किया कि तुम ये कहो कि तुमने ही ये किया है, तो इफ़ आई एम forcefully agreeing to something which shouldn't happen, which will lead to injustice against me, तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसीलिए विदाउट ओथ अक्यूज्ड को स्टेटमेंट देना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। उसके बाद डिफेंस एविडेंस देगा। उसके बाद रॉन्ग डूअर की जो साइड है वो खुद अपने पॉइंट क्या था, क्यों वो ऐसे किया, क्या उनको कोई मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कहेंगे, दैट्स डिफेंस एविडेंस। द 4th स्टेप, 5th स्टेप है फाइनल आर्ग्यूमेंट। अब प्रोसिक्यूटर पूरा जो केस है उस सबको सम अप करेगा और डिफेंडेंट से पूछेगा रिप्लाई करने के लिए। फाइनल जो स्टेप है वो है जजमेंट। इन दिस स्टेप ईदर द रॉन्ग डूअर इज एक्विटेड मतलब उसे छोड़ दिया गया क्योंकि कुछ ऐसे नहीं किया उसने, या फिर कन्विक्टेड मतलब उसने कुछ किया वो साबित हो गया। दैट्स द लास्ट स्टेज ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल। आई होप यू अंडरस्टूड। इसके बाद हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे, जो कि 1872 में पास हुआ था। तो आप अच्छे से जो सारे कोड्स है और ये जो एक्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इतना ही है। बस आप ये तीनों को अच्छे से याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है याद करना ये तीनों चीज़ों को। अब डिटेल्स चैप्टर की जो है वो आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए, पहले कन्फ्यूजन रहेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे कर पाएंगे, आई नो दैट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो मेन फंक्शन है, जो कि आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, जब भी एक क्वेश्चन आएंगे to write a note on the Indian Evidence Act or to explain the Indian Evidence Act, तो आप पहले लाइन में यही लिखेंगे कि Indian Evidence Act of 1872 stipulates how facts are to be proved through evidence. It plays a crucial role in establishment of facts. अब वो क्या क्या करते हैं, क्या मैटर्स गवर्न करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। पहले तो what evidence can be admitted,
how it can be admitted, and how the burden of proof has to be discharged. क्या ऐसे एविडेंस है जो कि एडमिटेड रहेगा, कैसे वो किया जाएगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, कैसे उसे डिस्चार्ज किया जाएगा. तो ये सारे मैटर्स गवर्न करते हैं हमारे IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट. अब द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये है कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर एट हैंड. जो मैटर के बारे में डिस्कशन हो रहे हैं उसी के बारे में एविडेंस रहना चाहिए. कुछ ऐसे मतलब इरेलीवेंट एविडेंस नहीं लाना चाहिए. हियर से एविडेंस को वो एडमिट नहीं करते, अलाउ नहीं करते इन अ पर्टिकुलर केस, एंड बेस्ट एविडेंस हैज़ टू बी गिवन. दीज आर द थ्री मेन प्रिंसिपल्स which forms the foundation or the base of the Indian Evidence Act. दो main objective है: to prevent inaccuracy in evidence, evidence inaccurate नहीं होना चाहिए, and to introduce correct and an uniform rule of practice. ये दोनों main objective है Indian Evidence Act की. अब Indian Evidence Act जो है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. Part 1 of Indian Evidence Act, it states about the relevancy of facts, और क्या फैक्ट्स है जो कि प्रूव किया जाएगा और क्या क्या ऐसे फैक्ट्स है जो कि प्रूव नहीं किया जाएगा. दिस इज रिटन डाउन इन डिटेल्स इन सेक्शन 5 to 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. उसके बाद पार्ट 2 जो कि है सेक्शंस 56 to 100, हाउ द रेलिवेंट फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड, मैटर्स दैट नीड टू बी प्रूवन, हाउ फैक्ट्स is to be proved through oral और documentary evidence. ये जो सारी चीज़ें हैं ये है पार्ट 2. और पार्ट 3 सेक्शन 101 to 167, मतलब टोटल है सेक्शन 5 to 167. उसकी जो डिफिशंस है तीनों आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है ये याद रखना, बट स्टिल ट्राई टू डू इट. सेक्शंस 5 to 55 ये आप याद रखो, सेक्शन 56 to 100 और 101 to 67 बस. और ये जो थर्ड पार्ट है वो इस्टेब्लिश करते हैं द प्रोसीड्योर फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस. कौन करेगा ये और कैसे करेगा, ये सब लिखा गया है पार्ट 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में. अब हम आते हैं एडमिशन और कन्फेशन पे. एडमिशन मतलब किसी एक बात को स्वीकार करना जो कि एक सिविल ट्रांजैक्शंस में एप्लीकेबल है. और कन्फेशन मतलब हम सब जानते हैं एक क्राइम को कन्फेस करना, मतलब हम किसी भी गलत काम जो कि हमने किया है उसे फॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट्स कन्फेशन. अब इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 17 to 31 इट टॉक्स अबाउट एडमिशन इन जनरल. और सेक्शन 17 और 31 के बीच में जो सेक्शन 24 to 30 है it deals with confession. So we can say that confession is just a species of admission. मतलब confession falls under the category of admission. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि all confessions are a form of admission, but all admission are not confessions. All right? Justice Stephen, वो जो एक jurist था, he had written Digest of Law of Evidence. He defined confession. अब यहाँ पे भी एक definition है, but I have not written down क्योंकि ये आपको थोड़ा सा confuse कर सकते हैं. Confession की जो definition है वो हम कर रहे हैं अभी. Confession मतलब it's an admission made by a person charged with a crime, stating or suggesting the inference that he or she has committed the crimes. किसी एक व्यक्ति जिस पे एक आरोप है कि उसने कुछ ऐसा गलत काम किया है, वो ही इंडिविजुअल वो स्टेट करता है कि येस आई हैव डन दैट क्राइम. वो इन्फ्रेंस देते हैं, मतलब ऐसे इंडिकेट करते हैं थ्रू हिज और हर एडमिशन कि वो सच में एक गलत काम किए हैं. दैट्स कन्फेशन. और यही जो डेफिनेशन है आपके NCERT का, यही आपको लिखना है, एंड नॉट द डेफिनेशन गिवन बाय जस्टिस स्टीफेंस. अगर आप उसके ऊपर कुछ लिख रहे हो आंसर तो आप लिखो, बट इन जनरल यू शुड राइट दिस वन. ठीक है. उसके बाद लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन. पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स है. पहला पॉइंट है कि इन केस ऑफ कन्फेशन द स्टेटमेंट विल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड हु इज मेकिंग द कन्फेशन. जो भी कह रहे हैं दैट विल गो अगेंस्ट हिम. एंड एडमिशंस एज आई सेड इज अबाउट सिविल ट्रांजैक्शन. सिविल केसेस में एडमिशन ज़्यादा यूज होते हैं, क्रिमिनल केसेस में नहीं. अगर डेलिबरेटली और वॉलंटरीली कोई ऐसे कन्फेशन करे देन दैट विल बी कंसिडर्ड कंक्लूसिव, मतलब वो ही
ख़त्म हो जाएगा, वही केस ख़त्म हो जाएगा। जो रॉन्ग डूअर है उसने अपने गलती स्वीकार कर ली है, दैट्स कन्फेशन। एडमिशन हाउएवर आर नॉट कंक्लूसिव। किसी भी एक व्यक्ति कुछ ऐसे स्वीकार कर सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसे किया, एक सिविल केसेस में ऑब्वियसली, पर वो कंक्लूसिव नहीं है। उसके बाद भी केसेस चलते रहेंगे जब तक ना वो डिस्प्यूट सेटल हो। नेक्स्ट, कन्फेशन कैन गो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। जो भी कन्फेशन कर रहे हैं वो अपने गुनाह को स्वीकार कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली दैट विल गो अगेंस्ट हिम। दैट पर्सन विल बी imprisoned or have to pay a fine or can even be subjected to more severe punishments. That will inevitably go against the person. Or admission can be made on behalf of someone. ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? कन्फेशन कैन बी टेकन अगेंस्ट द को अक्यूज्ड। अगर दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर क्राइम में अक्यूज्ड है तो एक अक्यूज्ड की कन्फेशन कैन गो अगेंस्ट द को अक्यूज्ड। ठीक है। अगर एक मर्डर दो लोग मिल के किया है तो एक उनमें से एक मर्डरर ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने और द सेकेंड इंडिविजुअल वी बोथ टुगेदर प्लान द मर्डर एंड डिड दैट। अब देखो जो सेकेंड इंडिविजुअल उसने कन्फेशन नहीं किया, पर इंडिविजुअल जो पहला इंडिविजुअल है उसी के कन्फेशन की वजह से वो भी अपने आप से कन्विक्टेड हो गया, बिकॉज द क्राइम इज़ प्रूव्ड। एंड अगर एडमिशन के केस में अगर कोई एक अक्यूज्ड कुछ एडमिट करे, दैट विल बी नो एविडेंस अगेंस्ट द अदर डिफेंडेंट्स। तो ये डिफरेंस आप लिखना ज़रूर। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? कन्फेशन इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ सूट। डायरेक्टली हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा किया है, दैट्स अ डायरेक्ट एडमिशन। और एडमिशन इज सिंपली एन इन्फ्लुएंस, मतलब इट्स इनडायरेक्ट, देयर इज नो एविडेंस अबाउट इट। हो गया। इसके बाद हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फेशन। पहले है जुडिशियल कन्फेशन, इट इज़ मेड टू द कोर्ट इटसेल्फ। जब कोर्ट में केस चल रहा है तब अगर कोई गिल्टी इंडिविजुअल स्वीकार करे अपने गुनाह को, दैट्स जुडिशियल कन्फेशन मेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट इन अ कोर्ट इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड। ये लिखना ज़रूर लास्ट में। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है? व्हेन मेड टू एनीबडी आउटसाइड द कोर्ट। कोर्ट के बाहर आप जहाँ भी कुछ कन्फेस कर रहे हो अपने मतलब क्राइम के वजह के बारे में, देन दैट्स एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इट मे बी कन्वर्सेशन टू वनसेल्फ। अगर हम शायद खुद से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम कुछ गॉड को कह रहे हैं, दैट्स ऑल्सो एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इट कैन बी कन्वर्सेशन विद हिमसेल्फ। और यही एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में द अक्यूज्ड वाज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज डॉटर इन लॉ। ये जो मिस्टर साहू है वो अपने बहू को मारने के बाद घर से बाहर जा रहा था ये बोलते हुए खुद से कि आई एंडेड हर विथ हर ऑल माई ट्रबल्स। अब जब उसने ऐसे कहा किसी ने उनकी बात सुन लिया और उसी की वजह से ही वॉज सीव्ड एंड इसी की वजह से ही वॉज कन्विक्टेड। He made an extrajudicial confession. Extrajudicial confessions are made elsewhere than a court. They may not be addressed to a definite individual. It's a free and voluntary confession of guilt by a person accused of a crime in the course of his or her conversation with persons other than the judge or magistrate. Judge और magistrate के अलावा किसी भी इंडिविजुअल्स या फिर खुद से जो भी कन्वर्सेशन है अबाउट द गिल्ट ऑफ अ क्राइम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। दे कैन बी कंसिडर इफ दे पास द टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी। अगर वो खूब बहुत ही क्रेडिबल हो, अगर वो इनएक्यूरेट नहीं हो, एडमिसिबल हो, तभी वो एक्सेप्टेड है। अब इससे 1 घंटे के अंदर आपकी पूरा क्रिमिनल लॉ खत्म हो जाते हैं। सो आई एम श्योर यू आर स्टडिंग हार्ड, कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, लगे रहिए। आई नो ईच वन ऑफ यू who are viewing the video right now, you all will be able to get good marks in your tests. So good luck for your upcoming midterm examinations and final boards. Meet you in the next video in the chapter on arbitration. Bye bye.